हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंदर हम पढ़ेंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने कल पढ़ा था डाइसेकेराइड, जो ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड, इसके अंदर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। आज हम समझते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। देखिए पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। पॉलीसेकेराइड देखो वैसे नाम से क्लियर होता है। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक या फिर दो से अधिक कह सकते हैं आप लोग। तो मतलब कि मोनोसेकेराइड की असंख्य मतलब बहुत सारी अगर इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती है, एक बहुलक का निर्माण करती है, पॉलीमर का निर्माण करती है, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो असंख्य मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती है, वो आपस में जुड़ करके ये ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ती है, तो वो जुड़ करके किसका निर्माण करती है, पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती है। ठीक है, तो पढ़िए, फिर हम लोग सूत्र वगैरह आके देखेंगे। असंख्य मोनोसेकेराइड इकाइयों के ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा संयुक्त यानी कि जुड़ने से, संयुक्त होने से बने उच्च अणुभार युक्त बहुलकों को पॉलीसेकेराइड कहते हैं। अनेक असंख्य मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती है, वो ग्लाइकोसाइड बंध से संयुक्त होकर के जुड़ करके उच्च अणुभार वाले, अधिक अणुभार वाले बहुलक का निर्माण करती है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड होते इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन इत्यादि। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में। आगे समझिए, ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तथा इनका मुख्य कार्य भोजन का संग्रह, भोजन को इकट्ठा करके रखना। ठीक है, जैसे कि ग्लाइकोजन, ग्लूकोज का जो आपका मनुष्य होता है, इसमें ग्लूकोज अगर अधिक मात्रा में तो ग्लाइकोजन में स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है। ठीक है, तथा संरचना का निर्माण करना। ठीक है, संरचना का निर्माण करना। पॉलीसेकेराइड जल में अविलेय होते हैं, घुलते नहीं है। पॉलीसेकेराइड होते हैं जल में घुलते नहीं है, तथा स्वादहीन होते हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, चखेंगे तो। ठीक है, अतः इन्हें अशर्करा भी कहते हैं, नॉन शुगर भी कहा जाता है इनको। इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टार्च के बारे में। ठीक है, तो स्टार्च के बारे में पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। यह पौधों में मुख्य रूप से संग्रहित वो मनुष्य के लिए भोजन का मुख्य स्रोत होता है। जो स्टार्च होता है वो पौधों में मुख्य रूप से संग्रहित होता है, वह मनुष्य के लिए भोजन का मुख्य स्रोत होगा। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या है, C6H10O5 होल्स N। यहाँ पर होल्स N, N का मतलब होता है अनेक संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो N का मतलब होता है बहुलक के लिए, बाकी इसका नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है ये होता है। कार्बन 6 नहीं होंगे, यहाँ पर संख्या होगी, इससे मल्टीप्लाई होगा, जो कि अनेक इकाई होगी मोनोसेकेराइड की। यह अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। जो अल्फा ग्लूकोज होता है इसका बहुलक कौन है, स्टार्च। यानी कि अल्फा ग्लूकोज होता है मोनोसेकेराइड, जो कि ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेकेराइड। वो अल्फा ग्लूकोज मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती है, आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करेंगे, स्टार्च का निर्माण करेंगे, बहुलक का निर्माण करेंगे। ठीक है, यह दो घटकों से मिलकर बना होता है। जो आपका स्टार्च होता है वो दो घटकों से मिलकर के बना होता है। एक का नाम होता है एमाइलोज और दूसरे का नाम होता है एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर के कौन बनता है, आपका स्टार्च। तो स्टार्च होता है, इसके दो घटक होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो हम समझते हैं अब एमाइलोज क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अब हम समझते हैं स्टार्च का फर्स्ट घटक का नाम है एमिलोज। तो एमिलोज के बारे में समझते हैं, ध्यान समझिए। दोस्तों, अगर एमिलोज की बात करते हैं तो यह जल में घुलनशील अवयव होता है। लगभग स्टार्च होता है, इसका लगभग 15 से 20% भाग किसका बना होता है, एमिलोज का बना होता है। ठीक है, तो 15 से 20% जो भाग होता है वो किसका बना होता है, एमिलोज का बना होता है। ठीक है, आगे समझो। 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की अशाखित श्रृंखला होती है। इसके अंदर स्टार्च के अंदर लगभग 200 से लगा करके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज होते, इनकी अशाखित श्रृंखला होती है। अशाखित मतलब सीधी श्रृंखला, शाखा के रूप में नहीं निकली होती है। ठीक है, जो आपस में कार्बन 1 और कार्बन 4, देखो कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4, चौथा कार्बन ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं या जुड़ी होती है। समझेंगे इसको आगे। इसे अल्फा ग्लाइकोसाइड बंध कहते हैं। जो फिर बनेगा है ना, कार्बन 1 और कार्बन 4 के मध्य जो बंध बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, अल्फा ग्लाइकोसाइड बंध कहेंगे। ठीक है, एमिलोज होता है, इसका अणुभार लगभग 10,000 से 1 लाख तक होता है।
एमिलोज होता है इसका अणुभार जो होता है वो कितना होता है, लगभग 10,000 से 1,00,000 तक होता है। दोस्तों यहाँ पर समझिए आगे क्या होता है। ये है आपका एक अल्फा डी ग्लूकोज, ये है आपका दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज की इकाई मोनोसेक्राइड जिसको हम बोल सकते हैं, और ये तीसरा। इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं, 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयाँ हो सकती है। ये है आपका मोनोसेक्राइड, ये है मोनोसेक्राइड, ये है मोनोसेक्राइड। अब होता है क्या इसको समझिए। कार्बन 1 होगा दोस्तों ये रहा, 2 ये रहा, तीसरा, चौथा और पांचवा और ये छठा, ठीक है। यहाँ पर पांचवा कौन है में, ये छठा है, ऊपर लगा हुआ है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसने क्या कहा है, फर्स्ट और फोर्थ इनके मध्य ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है। देखिए ये रहा आपका फर्स्ट कार्बन, इस पर OH लगा हुआ है, इसके पास वाली जो अल्फा डी ग्लूकोज की इकाई है उसका फोर्थ कार्बन ये रहा, इनके मध्य ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है। अर्थात यहाँ से H, यहाँ से OH H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी सेम चीज़ें, ये फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, इसका OH, इसका OH, OH OH में से H और OH में से H2O बाहर निकल जाएगा। सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और दूसरा होगा उसका H, तो यहाँ से भी H2 बाहर निकलेगा। यहाँ पर भी सेम है, फोर्थ कार्बन, इसका OH और यहाँ पर होगी इकाई मोनोसेक्राइड या अल्फा डी ग्लूकोज की, उसमें से H, ये भी H2 बन करके बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों आपने सीखा यहाँ पर कि जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है इसकी एक इकाई और दूसरी इकाई, एक का चौथा कार्बन, एक का पहला कार्बन, उनके मध्य जो OH OH होता है उसमें H2 बाहर निकलने से अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। अब समझिए ध्यान से क्या होगा। OH H बाहर हो गए, H2 बाहर हो गया, आपको समझ आ चुका है। यहाँ से बचा कौन, ऑक्सीजन, केवल एक ऑक्सीजन बचा। देखिए इसमें दोस्तों बीच में हो जाएगा ऑक्सीजन और ये दोनों आपस में इस प्रकार से ग्लाइकोसाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे। यहाँ पर भी सेम है, हो जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पर ग्लाइकोसाइड द्वारा बॉन्ड बन जाएगा। ये ऑक्सीजन है आपका, आगे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो आगे के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुलक होता है, इस कारण से ये भी ऑक्सीजन यहाँ पर आगे होगा, वो ऑक्सीजन दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो बॉन्ड का निर्माण हुआ है, इस बॉन्ड का क्या नाम है दोस्तों, अल्फा बंध, अल्फा बंधन, ठीक है। ये भी आपका अल्फा बंधन, ये भी अल्फा बंधन, ये भी अल्फा बंधन। तो यहाँ पर आपका ये बन गया दोस्तों एमिलोज की संरचना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब जो सेकेंड होता है इसका नाम है एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो एमिलोपेक्टिन होता है, ये आपका स्टार्च का सबसे ज़्यादा भाग होता है, यानी कि लगभग ये 80 से 85% भाग स्टार्च का कौन होता है, एमिलोपेक्टिन होता है, ठीक है। ये जल में अघुलनशील होता है, जल में घुलता नहीं है। साथ में अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है इनकी इकाइयों से बनी शाखित श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो एमिलोपेक्टिन होती है इनकी कैसी होती है श्रृंखला, शाखित होती है। कैसी होती है, शाखित होती है, ओके, ब्रांचेज होती है, जिसमें कार्बन 1 और 4, ये तो आप लोगों ने देख लिया था एमिलोज के अंदर, ठीक है। कार्बन 1 और 4 के मध्य जो अल्फा बंध बनता है वो, इसके अलावा कार्बन 1 और 6 के मध्य भी बनता है, और इसी से ही किसका निर्माण होता है, शाखा का निर्माण होता है, शाखन होता है इसमें, ठीक है। तो शाखन में कार्बन 1 और 4 के मध्य अल्फा बंध बनता है, ग्लाइकोसाइड बंध बनता है, और इन ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा वो जुड़ी होती है। एमिलोपेक्टिन का लगभग अणुभार होता है 50,000 से 1,00,000 तक होता है। जो एमिलोज होता था इसका 10,000 से स्टार्ट हो रहा था, इसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50,000 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1,00,000 तक उसका भी था, इसका भी है अणुभार। बाकी ये निर्माण कैसे होता है एमिलोपेक्टिन का वो समझते हम। देखिए पहला आपको मैं समझा देता हूँ कि एक अगर श्रृंखला जा रही है जो कि अशाखित, इसमें कार्बन 1 और कार्बन 4
यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 4 के मध्य OH OH है, इसमें से H2 बाहर निकल जाएगा, आपको पता है यहाँ से H2 बाहर निकल जाता था। अब दोस्तों समझिए ध्यान से, ये आपका एक पूरी लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर है। अब इसका छठा कार्बन कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, छठा कार्बन और ऊपर वाली लेयर का पहला कार्बन, इनके मध्य शाखन जो कि शाखित होने के लिए अल्फा या ग्लाइकोसाइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका CH2OH है, इसमें से OH और इधर से H, ये आपका H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ये H2 के फॉर्म बाहर निकल गया, ये H2 के फॉर्म बाहर निकल गया, ठीक है। बाकी यहाँ से फर्स्ट और फोर्थ, ये वाली सिचुएशन फर्स्ट और फोर्थ, इसमें से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। ये आपका OH होगा, वो किसी H के साथ बाहर निकलेगा, ये भी OH होता है किसी H के साथ बाहर निकलेगा, ये OH होता है वो भी किसी H के साथ में बाहर निकलेगा, या H होगा OH के साथ बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है, एक लेयर है इसमें तो कार्बन 1 और 4 के मध्य ही बंद बनता है, ये आपका हो जाएगा 4, दूसरे इधर होगा उसका 1 होगा, इधर 1 और 4, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों जो 1 और 4 एक लेयर की बात करें तो बाकी दोनों लेयर के बीच में कार्बन 1 और 6 कार्बन के OH और OH, इसमें से H2 बाहर निकलेगा। तो देखिए ध्यान से क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन बचेगा और O, इनके मध्य अल्फा बन जाएगा आपका। यहाँ पर भी आपका O बचा है, बीच में होगा अल्फा बन जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, वो किसी के साथ में बंद बनाएगा, आगे होता रहेगा ये, ठीक है। बहुलक है तो ये भी आगे इनका होता रहेगा बंद का निर्माण। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर भी आगे होता रहेगा। बट यहाँ पर ध्यान रखना 1 और 6 के मध्य O है, तो ये O आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। और ये है अल्फा बंदी, ये सभी अल्फा बंदी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया कि इसको अल्फा डी ग्लूकोज को लिया, लेकिन ये कार्बन 1 यो 6 है ना, 1 और 6 में शाखन से शाखन लिख सकता हूँ मैं, से शाखन, ओके। बाकी यहाँ पर 1 4 के मध्य बंद बना है, 1 4 के मध्य बना है। तो 1 4 वाला आपने देखा था एमिलोज के अंदर, बाकी 1 6 वाला आपने देख लिया एमिलोपेक्टिन के अंदर। और इस प्रकार से शाखा का निर्माण होता है, ठीक है। नीचे जुड़ती जाएंगे ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये सारे आपके अल्फा बंदी होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका एमिलोपेक्टिन। तो एमिलोपेक्टिन और एमिलोज, इनसे मिलकर के कौन बनता है, आपका स्टार्च बनता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। दोस्तों अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड, जिसका नाम है सेलुलोज। तो सेलुलोज के बारे में पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से दोस्तों। अगर सेलुलोज के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों ये पाया जाता है मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। और ये पौधों में भी किसमें पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति में पाया जाता है, सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो दोस्तों होता है लकड़ी, कास्ट एंड रुई होता है। सेलुलोज का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, कास्ट एंड रुई हो जाएगा। यह एक रंगहीन ठोस होता है, कैसा होता है, यह होता है रंगहीन, कलरलेस होता है। और जल में कैसा होता है, अविलेय होता है, घुलता नहीं है, कौन, सेलुलोज, ठीक है। इसका जो अणुभार होता है वो लगभग दोस्तों 20,000 से 50,000 तक होता है। इसका जो अणुभार होता है वो लगभग कितना होता है, 20,000 से 50,000 तक होता है। ये बना किसका होता है, सेलुलोज, तो ये बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। और बीटा डी ग्लूकोज की भी सीधी श्रृंखला युक्त पॉलीसेकेराइड होता है, मतलब ये सीधी श्रृंखला होती है। तो सीधी श्रृंखला युक्त पॉलीसेकेराइड होता है, सेलुलोज होता है, वो बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। अभी तक हमने जो स्टार्च पढ़ा उसमें कौन था, अल्फा डी ग्लूकोज था, ठीक है दोस्तों। जिसमें एक ग्लूकोज इकाई का कार्बन 1 और दूसरी ग्लूकोज इकाई का कार्बन 4। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि एक आपका जो ग्लूकोज इकाई है इसका कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4, इनके मध्य ग्लाइकोसाइड बनता है। अब इसको हम लोग समझते, देखिए ये रहा आपका बीटा डी ग्लूकोज, ये भी आपका बीटा डी ग्लूकोज, ये भी बीटा डी ग्लूकोज। इसमें
OH होता है ऊपर होता है, मतलब कि ये लेफ्ट साइड होता है। यदि आप लोगों ने मोनोसेक्राइड वाले लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि बीटा डी का मतलब OH होता है वो किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। आ रही बात समझे? तो इसको ऊपर लिखा गया है। अब दोस्तों ये हो जाएगा आपका इस बीटा डी ग्लूकोज का 1 कार्बन, ये सेकेंड 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 और ये ऊपर वाला 6। सेम यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखिए ध्यान से इसको समझिए। एक का आपका फर्स्ट वाला कार्बन, दूसरे का फोर्थ कार्बन, इनके मध्य ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका फर्स्ट OH, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर OH को देखना आपको। यहाँ पर तो कोई है नहीं तो उसको छोड़ देना, आप समझते हैं इसको। ये बीच वाला है, इसका ये फर्स्ट कार्बन है, इसका OH और इसका चौथा कार्बन, इसका OH। तो इस OH और इस OH में से H2O होता है वो बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? H2O होता है जल का अणु, वो बाहर निकल जाता है और इनके मध्य ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनेगा। सेम यहाँ पर भी देखो, ये फर्स्ट कार्बन का OH, ये फोर्थ कार्बन का OH, OH और H2O बन करके क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ से ये भी OH होता है, किसी दूसरा होगा उसके साथ बाहर निकल जाएगा, और ये भी होगा OH, उसका भी दूसरा होगा उसके साथ बाहर निकल जाएगा। मतलब ये हालांकि पॉलीसेकेराइड होता है बहुत बड़ा, बट इसमें तीनों आपको मैंने समझाया मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये OH होगा वो भी बाहर निकल जाएगा। समझने की बात ये है कि यहाँ पर आपका OH और H2O के फॉर्म बाहर निकल जाता है, तो बचता कौन है? बचता केवल ऑक्सीजन है, जो कि दोनों मोनोसेक्राइड इकाइयाँ होती है उनके मध्य जुड़ा रहेगा, और ये दोनों मोनोसेक्राइड इकाइयाँ होती है बीटा डी ग्लूकोज की, वो आपस में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगी, ठीक है। बाकी आगे पॉलीसेक्राइड है तो बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इनके मध्य आपका बन जाएगा बीटा बंधन। बीटा बंधन क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज का प्रयोग किया गया, इसलिए। वहाँ पर हमने स्टार्च के अंदर हमने पढ़ा था अल्फा बंधन, तो ये हो जाएगा आपका बीटा बंधन। ये भी आगे किसी अन्य के साथ में जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे, और ये भी किसी अन्य के साथ में जुड़ेगा ऐसे, तो ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका बीटा बंधन, बीटा बंधन या बीटा बंध बन जाएगा। और ये आपका हो जाएगा सेलुलोज की संरचना, सेलुलोज होता है उसकी संरचना। तो सेलुलोज की संरचना क्या होती है? तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें बीटा डी ग्लूकोज होते हैं, इसकी अनेक इकाइयाँ होती है, उसका एक इकाई का, एक बीटा डी ग्लूकोज इकाई का फर्स्ट कार्बन और दूसरी का फोर्थ कार्बन, इनके मध्य ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है, और ये जुड़ करके आपस में किसका निर्माण करती है? सेलुलोज का निर्माण करती है। आ रही बात समझे? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। हाँ दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। तो पॉलीसेकेराइड नेक्स्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन। देखिए ध्यान से दोस्तों, ग्लाइकोजन जो होता है यह प्राणियों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। प्राणियों के अंदर जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है, संग्रहित रहता है, ठीक है। ग्लाइकोजन की संरचना होती है वो एमिलोपेक्टिन के समान होती है। अभी हमने स्टार्च के अंदर पढ़ा है एमिलोपेक्टिन, ठीक है, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। जो कि एमिलोपेक्टिन होता है वो लगभग 85 या 80% भाग होता है स्टार्च का, तो उसके समान होता है कौन? ग्लाइकोजन होता है वो, ठीक है। अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है, ठीक है। हालांकि स्टार्च होता है वो पौधों में पाया जाता है, ठीक है, और ये एमिलोपेक्टिन मतलब स्टार्च के समान ही है इनकी संरचना। तो ग्लाइकोजन होता है वो प्राणियों में पाया जाता है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको प्राणियों का स्टार्च कहेंगे, ठीक है। ग्लाइकोजन एमिलोपेक्टिन की तुलना में अधिक शाखित होता है। जो एमिलोपेक्टिन होता है वो तो आपने देखा था
जो 1-4 के मध्य तो सीधी श्रृंखला जा रही थी, लेकिन 1-6 से ही शाखन हो रहा था इनका, और इनका जो शाखन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। किसका? ग्लाइकोजन का। एमिलोपेक्टिन से ज़्यादा शाखन होता है इसका, ठीक है। यह यकृत, मस्तिष्क और मांसपेशियों में उपस्थित होता है या उपस्थित होती है, ठीक है। शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन जो होता है, अगर शरीर को ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो अगर ग्लूकोज खत्म हो चुका है तो फिर क्या होगा? जो ग्लाइकोजन संग्रहित है वो एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा, किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोजन होता है वो ईस्ट तथा कवक में भी पाया जाता है। तो इसके अलावा जो ग्लाइकोजन होता है वो ईस्ट और कवक के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे पॉलीसेकेराइड, जो कि 3 थे। स्टार्च, इसके बाद पढ़ा हमने सेलुलोज और ग्लाइकोजन। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लो।